भंवरकुआं, अब देखो भंवरकुआं को किस चीज से जाना जा रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत ही कॉमन है कि जहां आज आप बैठे हुए कल हम बैठे हुए थे। सबको ये पता है कि कोई जादू हो जाए, कोई मंत्र मिल जाए जिसको हम रोज पढ़ लें और बस जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाए और हम उसको करने को बिल्कुल तत्पर है। तो बता दूं, पीएससी एक तपस्या है, या कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आज इजीली नहीं मिलता। तो सबसे पहले कि अपना माइंडसेट डिसाइड कर लो कि करना क्या है। कई बार ये स्थिति आती है कि वो बूढ़ी सी अम्मा हमारे ऐसे पैर पड़ने लगती है, बच्चा तेरे को तू बहुत ऊपर जाएगी, और सिलेक्शन ना होने का ये बहुत बड़ा कारण बनेगा कि आप सड़क पर। क्वालिटी टाइमिंग होना चाहिए। जब आपका मन शांत है ना, आप भले 2 घंटे पढ़ोगे तो काम का है, और नहीं तो 10 घंटे भी किताबें खोल के बैठे रहोगे कोई काम का नहीं। जोरदार ताली हो जाए एसीपी रूबीना मैम और आदित्य सर के लिए। वास्तव में आज विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर आज यहाँ मंच पर खड़े होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि मुझे मौका मिला ऐसे व्यक्तित्व को बताने के लिए कि जहाँ शुरुआत बहुत परेशानियों से होती है और अंत एक ऐसी सफलता के दौर में ख़त्म हो रहा है। मैनी मोर्स अभी बहुत आगे मैम को जाना है और ये जो कारवां है ये लगातार चलता रहेगा। तो शुरुआत में किसी भी फंक्शन की शुरुआत में, किसी कार्यक्रम की शुरुआत में हम सरस्वती वंदना से करेंगे और मैम और आदित्य सर आपसे अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित करें और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदा विनर्स पे बना रहे, हमारे विद्यार्थियों पे बना रहे, यही कामना करते हैं हम लोग माँ सरस्वती जी से। अब मैं अनुरोध करूँगा आदित्य सर से कि एसीपी मैम का स्वागत करें। एक हमारी तरफ से तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उन व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था। विनर्स की 1 मैन आर्मी कहे जाते हैं, मैथ्स के जादूगर हैं, और जहां ये खड़े हो जाते हैं वहां मैथ्स की परेशानियां भाग जाती हैं। हमारे आदरणीय आदित्य सर के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको सर को बुलाने से पहले बताना चाहूँगा। सर मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, सर कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। एक जिद है सर की, और वही जिद ने सर को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और इतने बड़े इंस्टीट्यूट का जो गठन हुआ है वो सर की सोच से हुआ है। और हमेशा सर ने भी आपको कहा है कि आप सोच बड़ी रखें, और सोच बड़ी रहती है तभी काम बहुत बड़े होते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें और सही मैनेजमेंट करें, समय का सही प्रयोग करें। तो आज
जिस मुकाम पर सर और मैम हैं उस मुकाम पर आप भी पहुंच सकते हैं। बस बात यह है कि आपको अपने समय का सही प्रयोग और सच्ची लगन के साथ शुरुआत करनी होगी और तब तक नहीं रुकना है जब तक सफलता हासिल ना कर। मैं आदरणीय आदित्य सर को बुलाना चाहूँगा कि सर आप आएँ और स्टूडेंट से रूबरू हों सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं रूबीना मैम का बहुत सारा धन्यवाद अदा करता हूं जो आपने आज टाइम दिया, और काफ़ी देर से सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार भी कर रहे थे, आपको सुनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। क्या मैं सही हूं? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से बातचीत कर ही रहा था, उस चीज़ को हम थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। और एक बार पूरे विनर्स परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से मैम का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और मैं अब चाहता हूं कि कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएं, और जिस चीज के लिए आज हम सभी लोग यहां इकट्ठे हुए हैं उसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो देवेंद्र सर। थैंक यू सो मच सर। रूबीना मैम को बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा रूबीना मैम के बारे में बताना चाहूँगा, कहाँ से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी और क्या कहाँ तक ये पहुँची हैं, कितना संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा है, उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाऊंगा। नारी का अस्तित्व जो सबसे शक्तिशाली है, नारी का अस्तित्व जो सबसे शक्तिशाली है, जमीन पर रहकर भी वो आसमान पर भारी है। चलती है दुनिया उसी से सारी, चलती है दुनिया उसी से सारी, ईश्वर भी स्वयं उसका आभारी है। रूबीना जी देवास की रहने वाली हैं और मेरी इनसे मुलाकात भी 2014 के दौरान हुई थी, जब मुख्य परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे थे। और जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो सबसे बड़ा जो एक हम दोनों के लिए कॉमन पॉइंट था वो ये था कि वी बोर बट मैरिड, हम दोनों ही शादीशुदा थे और हम दोनों के लिए उतनी ही परेशानियां थी परिवार से जुड़ी। और मैम के बारे में मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। एक बहुत ही मध्यम परिवार से मैम हैं और इतना ध्यान रखती थी मैम की जो फैमिली है वो ज़रा से भी डिस्टर्ब ना हो मैम के तैयारियों से, और मैम को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है मैम के हस्बैंड का। तो एक बार उनके लिए भी बहुत दर्द होता था। इस बात को मैम हमेशा याद रखते और हमेशा जब भी हम मिलते हैं तो मैम इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं इस मुकाम तक ना होती। इवन दो परेशानियों का जिक्र करते मैं आपको बताऊंगा, जब मैम तैयारी कर रहे थे सर, तो मैम जब सफ़र करते थे, जब हमें इंस्टीट्यूट पहुंचना रहता था तो मैम पैदल आते थे। ये इसलिए नहीं, इसलिए कि हम जो यहाँ बचा सके वो हमारे घर खर्च में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। मैम जब जॉब कर रहे थे तो मैम के जो हस्बैंड है वो भी जॉब सर्च में लगे हुए थे, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं करा कि नहीं यार, दो लोगों की जिम्मेदारी है, मैं कैसे भी करके करूँगा, आप अपनी तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रखें। मैम को 1 साल पूरा दिया और बिलीव मी, इन्होंने जनवरी से शुरुआत करी थी और दिसंबर एंड में मैम के हाथ में जॉब था। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि सर हम लोग अगर व्यापम की एग्जाम निकल जाती है तो फिर तो पीएससी नहीं होती, ये जीता जागता एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। मैम का जो पहला जॉब था वो व्यापम के थ्रू आया था और मैम ने व्यापम में लगभग 1.5 साल अपनी सर्विसेज दी हैं और व्यापम में सर्विसेज देते ही मतलब उसी दौरान इन्होंने पीएससी क्लियर करी है और फिर पीएससी में इन्होंने एक जॉब लिया। कुछ दिन पहले जब मैम से मुलाकात हुई तो मैम अपने बिजी शेड्यूल में से भी थोड़ा सा अपना काम भी करते जा रहे थे और मुझसे बात भी करते जा रहे थे। तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मैम के कैबिन में जो भी आता था मैम को मैम नहीं बोलता था। अब मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में मैम से पूछ ही बैठा कि मैम ये आपको एक भी मैम नहीं बोल रहे, ये सर बोल रहे हैं। तो पुलिस विभाग में आपको एक और चीज़ नई सीखने को मिली कि पुलिस विभाग में जिस पद पर मैम हैं उस पद पे सबको संबोधित सर से ही किया जाता है। तो यहाँ
यहाँ जेंडर का डिस्क्रिमिनेटी नहीं होती, यहाँ जेंडर को लेके किसी को भी सर या मैम में नहीं तोला जाता, सभी सर के लायक हैं और वो डिजर्व करते हैं, इसलिए मैम को भी पूरा डिपार्टमेंट सर के संबोधित करता है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैम से आग्रह करूँगा, मैम ज़रूर आएँ और बच्चों को थोड़ा आपके तरफ से गाइड करें और जो भी आपकी लाइफ में जो बीता हो एक बार जरूर इनसे साझा करें। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए एसीपी रूबीना मैम के लिए। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सबको मिलकर और बहुत अच्छा लगा, मुझे हर चेहरे पे वो खुशी दिख रही थी। जैसे देवेंद्र मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारा सब शायद इंतज़ार करेंगे, तुमको सुनने के लिए वो होंगे, तो जैसे ही मैं एंटर कर रही थी मुझे हर बच्चे के चेहरे पे वो क्यूरियोसिटी दिख रही थी, वो बहुत खुशी थी कि आज हम मैडम को सुनने वाले। तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे है कि मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। बहुत ही कॉमन है कि जहाँ आज आप बैठे हुए कल हम बैठे हुए थे। आपके और हमारे बीच में सिर्फ 5-7 सालों का अंतर है। कभी उस तरफ हम हुआ करते थे और यहाँ अगर कोई आ गया तो बिल्कुल सारे काम छोड़ और एकदम से कान वहीं लगे होते थे कि क्या बोल रहा है, मतलब कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे हम वहाँ पहुँच जाए। सबको ये पता है कि कोई जादू हो जाए, कोई मंत्र मिल जाए जिसको हम रोज़ पढ़ लें और बस जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए, और हम उसको करने को बिल्कुल तत्पर है। बस हमें सही मंत्र चाहिए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सबको मंत्र चाहिए, सबको पहुंचना है, सिर्फ पीएससी करना है। मुझे लगता है इसमें से तो कई यूपीएससी के लिए भी है अभी, है ना? तो यूपीएससी, पीएससी और व्यापम कोई वो नहीं है। जैसे वो देवेंद्र सर ने आपको बताया ही, हम लोग दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे होते थे और उस समय सिर्फ एक ही चीज़, कोई पोस्ट पीएससी कुछ मायने नहीं रखता था। मैं बता रही हूँ जिस समय मैं तैयारी कर रही थी पीएससी की कितनी पोस्टें मैंने एग्ज़ाम में मतलब नोटिफिकेशन में देखी भी नहीं थी, सिर्फ पीएससी देखा है और मुझे तो सिलेक्शन चाहिए। क्या पोस्टें हैं वो जब मैं इंटरव्यू के लिए फॉर्म भर रही थी ना तब समझ में आया ये पोस्टें हैं। मुझे तो था कि पीएससी में कोई छोटी मोटी पोस्ट ही मिल जाए। मुझे लगता है जहाँ तक अगर कोई सच्चाई से बोले तो सबके मन में है कहीं से शुरुआत हो जाए, कोई छोटी सी पोस्ट मिल जाए पर बस सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, आप में और मेरे में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम भी यही सोच रहे होते थे कि बस कोई सी भी वो नीचे से निरीक्षक वाली पोस्टें ही भले ही मिल जाए पर बस सिलेक्शन हो जाए। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब इतनी मेहनत कर रहे, बहुत मेंटल प्रेशर होता है। मैं बता दूं पीएससी एक तपस्या है, या कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आज इजीली नहीं मिलता। आप देख रहे होंगे कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ये पूरा हॉल भरा है और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पूरे कॉलेजेस भरे हैं, पूरा अगर कोई बड़ा स्टेडियम भरा जाए तो शायद वो भर जाए। तो आप देख पाएंगे कि हमारा कंपटीशन कितनों से है ना? और उसको देख के नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, भले कितनी भीड़ दिख जाए। मैं खुद बताती हूँ कि जब मैं कोचिंग जाया करती थी तो टेस्ट में, मतलब कोचिंग में कितने बच्चे होते थे, हमारे समय तो कोई ज़्यादा नहीं, 60-70 बच्चे हुआ करते थे। इतना हुजूम नहीं हुआ करता था कभी, है ना? तो 60-70 बच्चों में वो अपना नाम देखना कि मेरा मतलब मेरी लिस्ट में कौन सा नाम है। मैं ऊपर टॉप 5 टॉप 7 में ही हुआ करती थी, पर वो नाम एक से ऊपर जाने में इतनी खुशी मिलती थी। और जैसे ही कोई एग्ज़ाम देने जाते और जो भीड़ देखते तो ऐसा लगता था कैसे सिलेक्शन होगा, बाप रे। और मैं बताऊं, मैं LIG पर रहती थी और भंवरकुआ आई बस से आना जाना करती थी। मैं वाकई आपको बताऊंगी कि कैसे अपने को समय को भी यूटिलाइज करना है। मैं वहाँ बैठती थी और कोई 2 बच्चे आपस में अगर बातचीत कर रहे, कोई सिलेबस को लेके, कोई टॉपिक को लेकर, तो वो इतनी, मतलब मेरे हिसाब से उस समय इतने अच्छे लेवल की हुआ करती थी कि मुझे लगता था यार मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ये तो कितना पढ़ लेते हैं। कौन सी कोचिंग से हो आप? आपकी कोचिंग में ज़्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे, हमारे यहाँ तो ये टॉपिक आया ही नहीं अभी। लिटरली कह रही हूँ कि जब जब कोई ऐसा टॉपिक छिड़ता था ना तो मुझे ऐसा लगता था हमारे यहाँ तो पढ़ाया ही नहीं और हमको तो बहुत कम पढ़ाते हैं। पर ऐसा नहीं है।
सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको उसमें से चुनना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपको सही चीज़ का सिलेक्शन लेना पड़ेगा कि पढ़ेंगे क्या। कहने को कहते हैं यूपीएससी में भी तो जनरल नॉलेज पढ़ना है, पीएससी में भी जनरल नॉलेज पढ़ना है, व्यापम की कोई एग्जाम है तो उसमें भी जनरल नॉलेज ही पढ़ना है, यही कहा जाता है। बस फर्क क्या पड़ता है लेवल का, एग्जाम का जो लेवल है वो यहाँ का कितना है, यहाँ का कितना है और यहाँ का कितना है। तो मैं जब तैयारी करने निकली तो मुझे बोला कि जब तुम्हें पढ़ना ही है तो मैंने कि ठीक है मैं यूपीएससी का सिलेक्शन की तैयारी करने लगती हूँ। तो मेरे एक बहुत अच्छे टीचर ने थे, उन्होंने वेन डायग्राम बन के बताया कि ये यूपीएससी का सिलेबस है, फिर उनने एक छोटा सर्कल उसमें खींचा कि ये पीएससी का सिलेबस है, फिर और उसके अंदर छोटा सर्कल खींचा कि ये व्यापम का सिलेबस है। सिलेक्शन लेना हो तो सही डायग्राम चुन लेना, नहीं तो हम तैयारी कर रहे वो और ये भी हाथ की नहीं वो भी हाथ की नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कि अपना माइंडसेट डिसाइड कर लो कि करना क्या है। बिल्कुल अपना आपको देख के अपनी कैलिबर देखकर, अपनी पीछे सारी चीजें देखकर जो आपकी तैयारी आप करना चाहते हो ना उससे बस एक स्टेप ऊपर का ले लेना। अगर आप सोचते हो कि मैं व्यापम की एग्जाम निकाल लूंगा तो आप पीएससी के सिलेक्शन की तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि एक बार मुझे तो लगता है वो लहू मुंह लग गया है। पीएससी की तैयारी में अगर एक बार कोई घुस गया ना, मुझे नहीं लगता वो जब तक सिलेक्शन नहीं लेता ना वो बाहर आने की हिम्मत करेगा, बिल्कुल नहीं। मैंने 2014 का सिलेक्शन लिया, 15 का सिलेक्शन लिया, 16 प्री क्लियर, 17 प्री क्लियर, लेकिन फिर हमारी हो गई ज्वाइनिंग। और जैसे ही मैंने सिलेक्शन लिया, मतलब आप आज मैं यहाँ हूँ तो आप मुझे कैसे सुनने को बैठे ना, उस समय मैं 2017 की बात कर रही हूँ, उस समय इतने लोग, हर व्यक्ति सुनना चाहता है, बोलना चाहता है, आप इस पोस्ट पे कैसे पता। मैं बता रही हूँ कि जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ ना वो पोस्ट कितनी बड़ी मैं ये भी नहीं जानती थी। लिटरली मैं बहुत छोटे बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ मैं नहीं जानती थी कि ये पद क्या होता है। मतलब जब भर रही थी ना तो जिला आबकारी अधिकारी, जिला, ये तो मैं एक दूसरे से 2-4 लोग हमारे जो घर में थे उनसे पूछती ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत जानते थे, उन्होंने भरवा दिया कि अभी तुम रहने दो, पहले मतलब सोच लो आप कि मैंने पढ़ाई कर ली है लेकिन इंटरव्यू के टाइम जाते जाते भी ये नहीं आते कि ये व्यक्ति करता क्या है, बैठता कहाँ है। जुनून बस ये था कि मुझे एक ऑफिसर बनना है। और मैं ये बता दे रही हूँ कि पीएससी से सिलेक्शन लेने के बाद जो आपकी काबिलियत, जो आपको सम्मान मिलने वाला है ना, वो कहीं किसी जॉब में नहीं मिलेगा। ये मुझसे तुम मतलब मेरे यहाँ कई लोग करते हैं कि इसकी तैयारी कर ले, बैंक की तैयारी कर ले, नीट की तैयारी कर ले, वो कर ले। मैं सबको कहती हूँ तुम सब छोड़ो, जितना सम्मान पीएससी और सिविल सेवा में है, मतलब सम्मान तो सम्मान, आपको जो एक भावना कि आपके सामने एक रोते बिलखते बूढ़ी सी अम्मा आई है, एक बूढ़े से दादा आ रहे हैं कि बेटा मेरा ऐसा सा काम है, और आपने अगर उनको संतुष्ट कर दिया तो जो मन को शांति मिलती है ना वो मुझे नहीं लगता कहीं मिलती हो। जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछेंगे आपने सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करी, आप कहोगे जन सेवा के लिए। मतलब रटा रटा ऐसा क्वेश्चन है उनका, और रटा रटा ऐसा सब स्टूडेंट्स का आंसर है कि जन सेवा करना चाहते। जन सेवा, मैं बोलते समय जन सेवा बोलती थी, लेकिन उसका मतलब जब अब अंदर आई हूँ ना तो आपको समझा पा रही हूँ कि क्या है। मतलब इतना अच्छा लगता है कि कोई आपके डेस्क के सामने खड़े होके आया है और वो आपसे कुछ कह रहा है और आपने उसका काम करा दिया। कई बार ये स्थिति आती है कि वो बूढ़ी सी अम्मा हमारे ऐसे पैर पड़ने लगती है, बच्चा तेरे को तू बहुत ऊपर जाएगी। मतलब आप सोचिए कि कई बार हमारे माता पिता का कोई काम रुक रहा होता है, उनके अंदर कैसी खलबली मची होती है। हमारा कोई एक सर्टिफिकेट ना बने, हमारी एक टिकट ना हो, तो हम कैसे हो जाते हैं अंदर से। और अगर किसी का ऐसे बहुत, ये तो बहुत छोटे से के लिए हम परेशान हो रहे हैं, अगर हम किसी का कोई बहुत बड़ा काम रुक रहा होता है ना, वहाँ वो कर पाते हैं तो उसकी जो शांति, उसकी जो खुशी है, वो आप घर जाके बड़ी सुकून से सोते हैं कि मालूम आज मैंने ऐसा किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं एक और चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ। वैसे तो नाराज़ मतलब जब मैं सिलेक्शन हो रहा था ना तो यहाँ कुछ थोड़े से, मैं सर को भी अभी वही बता रही थी कि हम जब सिलेक्शन लिए या पढ़ाई कर रहे थे तब उधर टावर चौराहे की तरफ कहीं भंवर कुआं डेवलप हो रहा, मतलब ये एजुकेशन हब डेवलप हो रहा था।
अब मैं जब गश्त करती हूँ या मेरा यहाँ से दिन में 3-4 बार निकलना होता ही है, तो जब मैं यहाँ से निकलती हूँ तो आधे से ज़्यादा बच्चे रोड पे होते हैं। मैं सही कह रही हूँ सर? और सिलेक्शन ना होने का ये बहुत बड़ा कारण बनेगा कि आप सड़क पर हो। आप मेरी आगे की बात आप गौर से सुन लेना। जो चीज़ मुझे लगता है कि आपको सिलेक्शन नहीं दे सकती, पहले मैं वो गिना दूँ। आपका यहाँ के आसपास के रेस्टोरेंट्स में बैठना, ग्रुप में बैठकर बातें करना, मूवीज जाना, दोस्तों के साथ घंटों बैठ के खिल्लियाँ उड़ाना, ये वो हर्डल्स है जो आपको पीएससी के पहुंचने में सबसे पहले क्रॉस करने हैं। मैं सही बता दे रही हूँ, मैं अपने ड्राइवर्स को, इवन मेरे साथ जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको कहती हूँ यार ये क्या भीड़ लगी है इस भोरकुआ पे, कितने बच्चे हैं ये। तो कहते सर सिलेक्शन कहाँ होता है। मैंने कि सिलेक्शन कैसे होगा, सबके सब तो बाहर है, कमरे में कौन पढ़ रहा है। सही कह रही हूँ सर? मैं पूरा भवर को आप सुबह से, इवन मैं तो रात में गश्त में देखूं, बीआरटीएस अगर 24 घंटे के लिए खोल दिया है ना, तो सबसे ज्यादा कोई भीड़ मिलेगी तो पलासिया पे मिलेगी और भवरकुआ पे मिलेगी। और ये आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे कल्चर में जी रहे हैं। आप जिस घर से, परिवार से निकल के आए हो ना बेटा, वहां वो आपके जो यहाँ रहने का किराया है या आपके रहने का जो खर्चा है वो कैसे दे रहे हैं ये वो जानते हैं, आप नहीं जानते। तो आप लोगों को उस चीज को समझना होगा कि एक तो हम बहुत खुशकिस्मत है जो हमें यहाँ रह के, ऐसे बच्चे, हम बच्चों को यहाँ रख के, हमारे खेलने कूदने, थोड़ा बहुत खाने पीने, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो देख रही हूँ कि बढ़िया रेस्टोरेंट्स, बढ़िया अच्छे बढ़िया बढ़िया कैफे, मतलब क्या वो चाय सुट्टा बार बार, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि पढ़ने आए बच्चे, उनके पास इतने पैसे कैसे होते हैं। आप अगर अपने कमरे में शांत होकर पढ़ने लग जाए ना, तो ये आने वाले 1-2 साल में यहाँ हो जाएंगे। मैं अपने साथ के ऑफिसर्स को कहती हूँ कि ये इतनी भीड़ यहाँ मालूम क्यों है, क्योंकि माँ बाप ने देख लिया ऑफिसर्स बहुत बन रहे हैं। अभी पीएससी बहुत लगातार, क्योंकि जिस समय 11 से 15 में एक बहुत बड़ा ब्रेक था जब पीएससी नहीं हो रही थी, और जैसे ही 15, 16, 17, 18 के कंटिन्यू रिजल्ट निकले तो इतने ऑफिसर्स, इतने नए, मैं बता रही हूँ कि सर ये भीड़ भी क्यों है कि 15, 16, 17, 18 ये जो पीएससी के इतनी सारी एक साथ चेहरे निकल के आए और वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे। तब पेरेंट्स को समझ में आया कि इतने यंग ऑफिसर्स, हमारा बच्चा भी तो बन सकता है। एक मौके की कमी है, तो उन्होंने आपको कहीं दूर दराज से, रीवा, सतना, पन्ना, भिंड, मुरैना, पता नहीं कौन कौन से छोटे छोटे से कई कस्बों से यहाँ भेजा है, यहाँ भेजा है। उस मौके का बेटा फायदा उठाओ। लोग कहते रह जाएंगे नहीं तो कि पीएससी में तो सिलेक्शन ही नहीं होता, एक बार में थोड़े ना होता। सिर्फ यही कहते रह जाओ कि एक बार में थोड़े ना होता है। मैं आपको सही कहानी बता रही हूँ कि जब मैं पीएससी में सिलेक्शन के लिए आई थी, मैं 1 जनवरी ज्वाइन की थी, और मेरे हस्बैंड ने उस दिन कह दिया था रुबीना सिर्फ 1 साल दे पाऊंगा, जैसे तैसे तैयारी कर लो यार। मैंने 1 जनवरी ज्वाइन किया और उस समय अप्रैल में कभी पीएससी होनी थी, प्री होनी थी। तो मैं अपने सर के पास गई, मैंने कहा सर मुझे तो अभी सिलेक्शन लेना है यही वाली प्री में। तो क्या, अरे अभी सिलेक्शन ले लोगी? अरे बेटा तुम ऐसा करो, अगली पीएससी की तैयारी करो, ये वाली ऐसे इतनी पीएससी इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि ऐसे ही निकल जाएगी, ये सामने 4 महीने में कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा सिलेबस है। तुम ऐसा करो, तुम मेन से स्टार्ट करो और तुम अगली पीएससी की तैयारी करो। अगली पीएससी की प्री बेटा कुछ नवंबर में आ रही, तो तुम तैयारी कर लो, तुम्हारे पास बहुत समय। उन सर का ये कहना था, और एक बहुत बड़ी निराशा थी मेरे लिए कि मेरे को अगली पीएससी तैयार करना। अगर मैं बहुत सारे जो बाहर घूमने वाले बच्चे ना उनकी तरह होती ना, तो ये सोच लेती कि ठीक है यार इतने पढ़े लिखे सर थे, उनने कह दिया नवंबर के लिए तैयारी करना है, तो आज 2-4 महीने और घूम लेती हूँ, फिर तैयारी करूंगी। पर मैं इतनी जिद्दी थी कि मन में ठान लिया था कि यार सर भले ही गुरु हैं अपने, लेकिन इनको ये बताना है कि नहीं 4 महीने में भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं कोचिंग में एडमिशन भी ले चुकी थी, उनको तो नुकसान ही था कि अपन किसी बच्चे को ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ये था कि मैं बेटा तुमको सच्चाई दिखा रहा हूँ, तुम ऐसा करो अभी मन में वो मत रखो, तुम बस अपनी बहुत अच्छी से तैयारी चालू करो, मेंस से स्टार्ट करो और तुम सिलेक्शन ले लोगी। लेकिन मैं तो थी जिद्दी, पकड़ लिया था कि सामने वाली सबसे पहले निकालनी है।
बिल्कुल मैं बता रही हूँ कि शायद कुछ 76 77 नंबर आए थे मेरे प्री में और मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत पीछे पड़ी और उन 5 महीने में तो मैं देवास से यहाँ अप डाउन करती थी। जब देवास से अप डाउन कर रही होती तो मेरे टीचर ने एक बार बताया था कि अगर थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मैं कह रही हूँ ना कि जो मंत्र जानना चाहता है ना वो पूरे कान खुले रखता है। उन्होंने ये कहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको घर जाके एक बार रिवाइज कर लिया करो। हम क्या करें, पढ़ के आ गए, फिर बस्ता उठाया और फिर दूसरे दिन चल पड़े। ऐसे ही करते सर, बस्ता चांगा और फिर तीसरे दिन आके खड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैं उनमें से नहीं थी। मेरे को देवास जाना था तो क्योंकि मैं सुबह देवास से 7 बजे जब निकल रही होती थी तो अगर उन्होंने 2 पन्ने भी पढ़ाए थे ना कल पिछले, तो वो 2 नहीं, वो जहाँ से स्टार्टिंग उस सब्जेक्ट की कराई थी उनने, ज्योग्राफी, क्योंकि रोज आंखों के सामने से उसको निकालना था, ऐसे पन्ने पलटते रहते थे बस। और रिवीजन आपको हर टीचर कहेगा कि बेटा हम कितना ही पढ़ा दे, तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होना। मैं सही कह रही हूँ सर? तो रिवीजन आपका बहुत जरूरी है और गुरु के मुंह से निकली हुई एक एक बात को आप गांठ बांध लो। आप बस ये मत सोचना कि ये कोचिंग अच्छी वो कोचिंग अच्छी। बेटा गुरु मान लो किसी को और गुरु का दिया मंत्र मान लो। उनने कह दिया कि ये पथ पे चलना, अगर चल लिए तो 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं दे रही हूँ कि अगर वो जिस पथ को बताते और चल दो। पर आप क्या करोगे? उन्होंने बताया ये पथ है, आप हल्का सा इधर भी जाओगे, इसने ऐसा बता दिया, फिर हल्का इधर भी जाओगे। आप एक डायरेक्शन पकड़ लो और उसी डायरेक्शन में बढ़ जाओ। 1 साल में अगर सिलेक्शन ना हो अगर इस मंत्र से, तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि इतने में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना। मेंस का मैंने कहा सर आप तो मुझे मेंस की किताबें दे दो, मैं तो पढ़ लूंगी। और उस समय 2014 पीएससी पूरा सिलेबस चेंज हुआ था। पूरा सिलेबस जो पुराना हुआ करता था, जिसको सोच के हम घर से उठ के आए थे कि मैं एमए हिस्ट्री से कर रही हूँ तो मेरे को हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना है, ऐसा नहीं हुआ। वो यहाँ आते से ही सारा बदल गया। अब मात्र हिस्ट्री नहीं थी, 14 टोटल सब्जेक्ट्स हो गए थे। आई थिंक 14 ही है ना सर? पूरे 14 टोटल सब्जेक्ट्स अब आपको पूरे पढ़ने थे। 5 महीने फिर मतलब अप्रैल में एग्जाम दी और फिर हमारी सितंबर में मेंस होनी थी। सर ने फिर कहा कि बेटा मत करो, तुम आगे वाली की तैयारी करो। मैंने कहा नहीं सर, भले ही सिलेक्शन नहीं हो पर मैं तो तैयारी करूंगी। मैं भी जिद्दी, मैं भी सुबह से उठ के कोचिंग भी जाना। और कोचिंग वाले सर ने कह दिया था कि तुम यहाँ जो आके पढ़ रही हो ना, ये पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये तो मैं तुमको एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ। पढ़ाई तो वो एक्चुअल है जो तुम खुद जाके अपने से पढ़ोगी, खुद जाके जो सेल्फ स्टडी करोगे वही एक्चुअल पढ़ाई है, वही तुम्हारे घंटे काउंट होते हैं। जो कहते हैं ना बच्चे, अच्छा सिलेक्शन हुआ जैसा पूछते थे कितने घंटे पढ़ते थे, वो वही वाली चीज है कि सेल्फ स्टडी कितनी देर कर रहे हैं। ये तो आना जाना बैठना, ये एक मार्गदर्शन है कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है। फिर सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है कि अब आपने जो वहां से बताया था कि ये पढ़ना है, उसको कितना फॉलो किया। और उसके बाद जो सामने आ रहा टेस्ट, उसको हल्के में नहीं लिया, हर टेस्ट को एग्जाम समझ के दिया। हर जो आने वाला टेस्ट है ना, मैं बता रही हूँ कि मैंने कभी एक सिंपल से सड़े से टेस्ट को भी ऐसा नहीं सोचा कि इससे क्या हो जाएगा। उस टेस्ट को आपने एक हर्डल क्रॉस किया, अपने बीच में आने वाली जितने स्टेप्स है ना, ये टेस्ट भी वो आपके स्टेप्स है। आपने समझ लिया, आपके टीचर्स ने अगर कोई टेस्ट ऑकर किया ना, तो वो एक कहो कि आपका एक स्टेज पार करने का मतलब पूरा एक सिलेबस आपने एक स्टेज के रूप में पार किया है। 1 पार किया, 2 किया, आप उसका रिजल्ट आप देखते जाओ कितना है। तो ये टेस्ट को आप सीरियसली नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। हल्के में टेस्ट ठीक है, एक आध छोड़ भी दिया तो क्या हुआ, वो पूरा आपका एक स्टेप छूट गया। सीढ़ी का एक स्टेप छूट जाए तो अगला जंप करना कितना भारी होता है, यही समझ लेना वो टेस्ट जंप होना। ठीक है, उसके बाद फिर एक और जो चीज हमें जो हमारे टीचर ने बताई थी कि बेटा अगर सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले ना 1 साल के लिए अपने रिश्तेदारों को भूल जाओ, अपने मोबाइल को भूल जाओ और शादी वादी में जाना भूल जाओ। और वो तो मुझे लगता है इस समय के सबसे खतरनाक है आप लोगों के लिए, कोई एक चीज भी छोड़ पाना। बिल्कुल सही कह रही हूँ देवर, इन लोगों के लिए शायद एक आध चीज छोड़ पाना ही बहुत मुश्किल है।
आप लोग तो क्या है, वो दोस्त वहां जा रहा है तो चल मैं भी चलता हूं, ऐसा ही कर रहे हो। मैं तो कितने लोगों से हम लोग अभी यहाँ जो रूप देख रहा हूँ वो अलग है, सामने जब मिलेंगे जब कभी अलग मिलेगा। कहाँ जा रहा है पता चला नहीं, वो तो मैं यहाँ बैठा था मूवी देखने जाना है ये वो कुछ नहीं, मतलब हम लोग रात को सैटरडे चेकिंग करें तो वो पब के उधर से ढेर लगता है, वो निकल के आता है, एक गाड़ी में 10-10 लोग भरे होते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम पढ़ने आए हो क्या करने आए हो। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्ती, यारी, शादी, घूमना फिरना 1 साल के लिए त्याग दो, ये मंत्र का दूसरा स्टेप। अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो बस यही कहते रह जाना, पीएससी एक बार में थोड़ी नहीं निकलती है, कितने ही बैठे 4-4 5-5 साल से दे रहे। बिल्कुल सही कह रही हूं, यही कहते रह जाओगे। अगर आप जिद्दी हो, सबसे बड़ी चीज पीएससी के लिए चाहिए तो वो है जिद, अपने आप में जिद। जैसे बच्चा नहीं, जब तक उसको वो खिलौना नहीं, आप सबसे अच्छी जिद उस बच्चे में देख लो कि जब तक वो चाहिए ना उसको मोबाइल, माँ बाप लाख कोशिश कर ले नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, लेकिन हम जैसे माँ बाप को भी बिल्कुल होना पड़ता है कि देना पड़ता है, वो इतना जिद्दी हो जाता है बस मोबाइल के लिए। ऐसी कैसी जिद्दी आप लोगों को होना पड़ेगा। अगर आप जिद्दी नहीं होगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये मेरे से लिख के ले लो। आपने अगर पीएससी को हल्के में लिया तो कुछ नहीं होगा। पीएससी तपस्या है, सिर्फ आपके दिमाग का ही टेस्ट नहीं करती है वो, आपके बैठने की क्षमता, आपको कितना ज्यादा बैठना पड़ेगा, आपकी मेंटल प्रेशर, आपको परिवार की कितनी सुननी पड़ेगी, दोस्तों की कितनी सुननी पड़ेगी, साला बड़ा पढ़ाकू हो रहा आ नहीं रहा है, घर वाले इतने पढ़ाइया हो गए और कब सिलेक्शन होगा कब सिलेक्शन होगा, कितना प्रेशर रहता है अंदर। मैं बता रही हूँ सबको होगा अंदर से प्रेशर, कब से गए हो, क्या हो रहा है, कब परीक्षा है, एक ही सवाल होता है जब कोई मिलेगा, ऐसा लगता है कोई मिले ही ना। सही कह रही हूँ, कई बार ऐसा लगता है पहचान के लोग तो मिले ही ना, एक ही पूछेंगे कब सिलेक्शन होगा। इसका ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ कि कोई ऑफिसर बनना आसान नहीं है। आपको स्टेट पीएससी क्या है, स्टेट का क्रीम है। स्टेट के जितने अच्छे बच्चे थे वो उन सबको उसने छलनी लगा ली है, 3 छलनी लगाई है। आपने गेहूं की छलनियाँ देखी होगी तो बिल्कुल अच्छा वाला चाहिए उनको तो मटेरियल है ना, तो वो मटेरियल सिर्फ पढ़ने का ही तेज दिमाग ही ना हो, शरीर से भी मजबूत हो, जो इतना देर घंटे बैठ के पढ़ पाए, दिमाग से भी मजबूत हो कि जो इतना मेंटल प्रेशर झेल पाए। तो आप इसको हर चीज को हल्के मत लो कि मैडम आपको थोड़ा नहीं परेशान करा होगा, आपके ऊपर थोड़ा ना इतना प्रेशर रहा होगा, परिवार का नहीं रहा होगा, बहुत सारी चीजें नहीं रही होगी। जितनी मुझे लगता है जितने हर्डल्स मेरे साथ थे ना, उतने आप में से तो किसी के साथ नहीं होंगे, ये फिक्स है। तो हर किसी की परेशानियां हर आदमी की अलग होती है, मेरी जितनी जो थी उससे शायद थोड़ी सी आपकी अलग हो, लेकिन सारी चीजों का एक ही समाधान है कि सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। और सिलेक्शन के लिए आपको अपने गुरु का मतलब शब्दशः पालन करना पड़ेगा। जो बता दिया कि ऐसे पढ़ना है तो ऐसे ही करना है, आपको रोज ये टेस्ट सीरीज लगानी है तो लगानी है, वो भूल जाए बता के पर खुद नहीं भूलना है। ये अगर आपने फॉलो कर लिया जैसा जैसा ये बता रहे ना, मैं बताऊं मेरे घर में भी कई लोग सिलेक्शन की बात करते हैं कि हम कैसे पढ़े, हम कैसे करें, तुम बता दो, तुम तो सिलेक्टेड हो। मैं सिर्फ थोड़ा सा ही उसको कितनी देर के लिए गाइड कर पाऊंगी। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है कि कोई कोचिंग में आप आके बैठे हो जहाँ रोज जैसे जैसे परिदृश्य बदल रहा है एग्जाम का, जैसा जैसा कंपटीशन है, आपके पास कोई एनालिसिस टीम है उसको देखकर उसको चीज़ों को एनालाइज करने के लिए और फिर उस हिसाब से आपको डाइवर्ट करने के लिए, बताने के लिए। एक बच्चा जो घर बैठा है उसको कुछ नहीं मालूम है, आप बहुत फॉर्चुनेट है कि आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास ये मौका मिला है तो इसको यूटिलाइज करो। घर बैठ के भी नो डाउट लोगों ने सिलेक्शन लिया है, लेकिन शायद मैं तो कभी ना ले पाती, कभी नहीं ले पाती, कि अगर मेरे पीछे मेरे गुरु ना होते तो मैं कभी ना ले पाती, क्योंकि उन्होंने जो बता दिया कि ऐसे करना है, करंट ऐसे पढ़ना है, ज्योग्राफी को ऐसे करना है। मैं बताऊं मेरा अगर पीएससी में 2014 पीएससी में मैं सहकारिता विस्तार अधिकारी हूँ,
अगर आप देखेंगे ना तो वो नीचे से पोस्टों में चालू होता है, और 15 में मैं डीएसपी हूँ, तो ये नीचे से ऊपर जंप एकदम से कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मेरे एक सर ने बोल दिया था कि अगर तुम ज्योग्राफी को मैप के हिसाब से पढ़ोगी ना तो ज़्यादा फायदे में रहोगी, और अगर ज्योग्राफी के आंसर तुम जो है ये मैप में लिख के आओगी तो बहुत फायदे में रहो। मैं बता दे रही हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का नहीं छोड़ा होगा जिसमें मैप नहीं बनाया। आज भी कहूँ मुझसे कि इंडिया का नक्शा बनाना है तो ऐसा हाथ फट से चलता है, और अगर उसने कह दिया कि कोल माइंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो कोल माइंस का तो मैं लिख ही दूंगी, लेकिन उसको ये लोकेशन नहीं बता दूंगी कि यहाँ मिलती है। ये कब होगा? जब आप मैप को सामने रख के पढ़ोगे। ये मेरे गुरु ने बताया था, और यही एक चीज है, क्योंकि मेरा जो 14 से 15 में फट से ऊपर आ जाने का कारण क्या है, 14 पीएससी में मेरे कम नंबर थे, 15 पीएससी में ज़्यादा। दो ही चीज़ों ने उसमें इफेक्ट किया, एक तो इस ज्योग्राफी ने और एक मेरी हिस्ट्री ने। हिस्ट्री में बहुत अच्छी पढ़ चुकी थी क्योंकि मेरा एमए से था, और मेरे को आंसर लिखने का तरीका याद हो गया था कि इतना बड़ा आंसर छोटे से में कैसे करना है, वो मुझे समझ में आ गया था। और दूसरा ज्योग्राफी को कैसे ट्रिकी कर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं खुद से नहीं सीख पाई, ये मुझे किसी ने बताई थी, जो पूरी क्लास को बताई थी, पर शायद मेरे कानों ने सुन ली थी। ठीक है, तो टीचर्स को कभी हल्के में मत लेना, बहुत भारी चीज़ है, बिल्कुल नहीं हल्के में लेना। और इधर उधर दाएं बाएं भी नहीं देखना। एक जहाँ रुक गए हैं कि हमको यहाँ जाना है तो बिल्कुल चले जाओ। और मैं क्या कह रही हूँ कि कोई एक मार्गदर्शक चाहिए आपको, तो आप मार्गदर्शक पकड़ लो, आप अपनी मंजिल तक खुद पहुंच जाओगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, और किसी को कुछ जानना है? 2014-15 मैं 2000 मतलब व्यापम वाला भी वो बता ही दूं कि आपको लगे कि व्यापम के कैसे सिलेक्शन हो गया और कैसे पढ़ाई कर ली। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, मैंने बहुत अच्छे से नौकरी भी की। 14 में जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मैंने बताया था कि 1 साल दिया था, तो मैंने 1 जनवरी, मुझे अच्छे से याद है, अच्छी खासी ठंड में मैं यहाँ आई थी और सारे इंस्टीट्यूट घूम के एक पे ली थी और चालू किया था। 1 जनवरी से चालू किया था और 31 दिसंबर मेरे हाथ में ईसीसी समन्वयक करके व्यापम के थ्रू एक पोस्ट आई थी, और वो मैंने क्यों भरी थी ये भी सुन लो। मेरे हस्बैंड मेरे को छोटी नौकरी करने ही नहीं देना चाहते थे, कहते नहीं तुम उलझ जाओगी, तुम उलझ जाओगी। पर मेरा था कि नहीं, अरे परीक्षा तो दे लेंगे। तो ने हाँ, परीक्षा तो सब दो। मैंने स्टेनो की, मतलब कौन सी परीक्षा ऐसी थी उस समय में जो नहीं दी, उनका ये कहना था सब परीक्षा दो, पता नहीं कौन सा एक परीक्षा तुम्हें कौन सी नई चीज़ सिखा जाए, या तुम्हारा जो एक क्वेश्चन, वाकई हमारी आंख ना उस समय ऐसी हो जाती कि ये गोला यहाँ भरना था, बहुत कोशिश कर ले हम, बहुत अच्छा भी कोई स्टूडेंट होगा ना तो वो एक गलती करके आता है, वो भले किसी को ना बताए, हम भी करके आए, है ना। तो वो जो गोले भरने हैं ना, ऊपर से नीचे शफल हो जाती है हमारी आंखें, एक जैसा देख देख के ऊपर नीचे शफल हो जाती, तो वो ऊपर का नीचे भर जाता है। ऐसी गलती घर आके पता चलती है, और वो 1-2 नंबर हमारे यूं ही खराब हो जाते हैं। तो ये जो मिस्टेक है ये आपकी कब मतलब बिल्कुल बंद होगी कि जब आप जितनी ज़्यादा एग्ज़ाम दोगे और आपके ऊपर एग्ज़ाम वाला प्रेशर खत्म हो जाएगा। जितनी परीक्षा दोगे, एग्जाम में क्या होना है, वो एग्जामिनर आना है, वो प्रोसाइन कराएगा, ऐसा कराएगा, तो जितने आपके जाने का आने का सारे चीज़ों का जो डर है। दूसरा, पहली बार परीक्षा देने सिर्फ पीएससी की गए तो जाने में भी पूरा रात भर से बेचैनी लगी रहेगी, आने में भी बेचैनी लगी रहेगी, तो जाने आने का रास्ता क्लियर नहीं, सारी चीज़ें बहुत सारी, मैं सबको बयान नहीं कर सकती, लेकिन आप जितनी परीक्षाएं देते हैं ना, उतना आपका डर खत्म होता है, उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, और आप कितने पानी में हो ये भी पता चलता रहता है। ठीक है, कोई छोटी परीक्षा देते हो तो पता चला कि साला इतनी छोटी नहीं, आज अपने इतने होश उड़ रहे हैं, तो पीएससी आएगी जब क्या हो। बिल्कुल सही बात है, जितना हो सके एग्जाम्स देने की भी कोशिश करें। सामने खड़ी, भले ही सिलेक्शन बात की बात है, हो जाएगा तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना है, लेकिन देना ज़रूरी है। जो सामने खड़ी उन सबको दो, सब में फॉर्म डालो, सबको दो। सही में मैंने 7 दिन में, सिर्फ मुझे मालूम था कि सिलेबस ये दे रखा था उनने, और सिलेबस की 2 किताबें लाई थी जो आज भी मैंने संभाल के रखी हुई है कि ये इन किताबों से पढ़ के मेरी पहली नौकरी लगी थी। 2 किताब मिली थी मुझे उस समय, उसकी ज़्यादा किताबें भी नहीं आई थी, छोटी सी नौकरी थी, ज़्यादा किताबें भी नहीं मिलती, फिर जितना बड़ी परीक्षा उतनी ज़्यादा किताबें। 2 किताबें लेके आई थी, और जो सिलेबस था ना उसको बस मेरे पास थोड़ा सा, उस समय मेरे भाई ने एक फ़ोन दे दिया था, और उस समय नेट
बहुत कम मिलता था, फोटो वोटो तो ट्रांसफर भी नहीं होता। 7-8 साल पहले की बात कर रही, तो आप जाएंगे तो बहुत पीछे था वो इस समय जितना हम टेक्नोलॉजी में भी हैं। मैंने सब विकीपीडिया से निकाल निकाल के पढ़ा है, सब विकीपीडिया से निकाल के पढ़ा है मैंने। और मैंने 7 दिन में जब घर आई तो आके आंसू भी गिरा रही थी कि यार बहुत गंदा पेपर गया है। क्योंकि मैं तो कोई पेपर मानती हूँ कि अगर आपने 75 से ऊपर स्कोर किया है तो सोचो कि उसमें सिलेक्शन की बात भी है, फिर सोचो भी। मेरा तो ये मानना है 75 के अगर ऊपर आप स्कोर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो मेरे उसमें स्कोरिंग आ रही थी कुछ 65 मेरे हिसाब से। मैं घर आके बहुत परेशान हो गई कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा यार, मेरे हाथ से नौकरी निकल गई, ये वो, बहुत टेंशन में। पर ये पीछे एनालिसिस वाले जितने बैठे ना, ये जानते होंगे कि कोई परीक्षा जितनी ज़्यादा टफ होती है ना उसमें कट ऑफ इतना नीचे गिरता है। उसमें ये था कि वो कट ऑफ आके गिरा 58 पे। तो अब मेरी सिलेक्शन, नौकरी लगी और हम ज्वाइन कर लिए। जहाँ नौकरी करने गए वहाँ सर को पता चला, मैं क्योंकि खिलचीपुर की थी तो राजगढ़ जिले में जाके खड़ी हुई। सर ने बोला कि ठीक है बढ़िया तुम, मैंने कहा सर मेरे को पढ़ाई भी करनी है तो आप ऐसा करें कि मेरी को खिलचीपुर पोस्टिंग कर दे सर, आप जो बोलेंगे मैं वो काम कर दूंगी। तो सर ने कहा बढ़िया, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। उस समय वहाँ उनके पास सारे पुराने ऑफिसर्स हुआ करते थे, तो नए हम 2-4 भर्ती हुए थे और एकदम से गए और उनको कहा कि सर हमारी पीएससी की तैयारी करना, आप हमारे घर के पास में ही कर दो तो हमको अप डाउन का टाइम बचेगा। ठीक है, उन्होंने मुझे अपने होम टाउन में ही नौकरी दे दी। होम टाउन में नौकरी कितनी मुश्किल है बाद में पता चला। अब वहीं मैं नौकरी भी कर रही थी और नौकरी के साथ मुझे 2 महीने बाद ही सर को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये तो कंप्यूटर सब जानती है लड़की, इसको तो खूब काम लो। उनने जो है कि महिला बाल विकास परियोजना बाल विकास अधिकारी सुना है आप लोगों ने, पीएससी में एक पोस्ट होती है, वहाँ सारी पोस्टें खाली पड़ी थी क्योंकि लंबे समय से पीएससी के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, सारी पोस्टें खाली पड़ी थी। उसमें मुझे प्रभारी बना दिया। मतलब सीनियर ऑफिसर्स जो उस विभाग के बैठे थे उनको छोड़ के उन्होंने मेरी काबिलियत को देख के मुझे परियोजना अधिकारी का 1.5 साल तक प्रभार देके रखा। मैंने बहुत काम किया। तब एक दिन मेरे हस्बैंड के, तुम लगी तो हो इतने काम करने में, ये क्या है तुम्हारी पीएससी का क्या है, पीएससी वीएससी नहीं करनी क्या, ये आटे दाल में ही रह जाओगी। जबकि मेरी पढ़ाई पूरी चल रही थी, मतलब मैं जब यहाँ दे रहे थे ना उस समय बहुत फ्रिक्वेंट पीएससीज थी, तो कभी प्री आती फिर मेन आती फिर प्री आती फिर मेंस आती, ऐसे फ्रिक्वेंट थी उस समय, बहुत सालों की रुकी हुई थी। तो मैं वहीं बैठ के अपना पूरा ऑफिस का काम देखती। ऑफिस से उस समय लाडली लक्ष्मी के इतने इतने गट्ठर में घर लाके काम करती, घर का काम करती और उसके बाद फिर अपना पीएससी की पढ़ाई 9 बजे रात को चालू करती। तो कौन कहता है कि नौकरी के साथ पीएससी नहीं होती और कौन कहता है कि घर के काम के साथ पीएससी नहीं होती। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ सिर्फ आपकी जिद और आपकी चाह पर निर्भर है। अगर आपने कोशिश कर ली, आप जिद्दी बन गए और आपने ठान ली कि नहीं ये तो करना है। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं 18 पीएससी 16-17 की जो मेरी पीएससी निकल गई थी मैं वो भी दे लेती तो शायद डिप्टी कलेक्टर भी मुझसे दूर नहीं थी। एक ही तो पोस्ट बच रही थी, अब दूर नहीं थी वो, तो मैंने वहीं के वहीं ड्रॉप कर दी कि नहीं अब मुझे जॉब करना है। और मैं आज भी चाहूँ तो कई बार मैं जब नौकरी करती हूँ तो हमारे ऑफिसर्स मिलते हैं, 8-10 दिन जब काम करते हैं 8-10 दिन हमारे साथ, तो फिर कहते तुम क्या कर रही हो यहाँ, तुम यूपीएससी की तैयारी करो। अरे मैं इनकी सर कहाँ यूपीएससी सर, वो तो अब कैडर वेडर दूर हो जाएगा, मैं तो यहीं, मेरे हस्बैंड इतने दूर रहते कहाँ जाऊंगी वहाँ, यूपीएससी कैडर चेंज हो जाएगा। तो समझ में आता है ना वो कैडर वाला सिस्टम कि कहीं दूसरे स्टेट में भी नौकरी मिल सकती है आपको, कोई फिक्स नहीं आपको कहाँ मिलने वाली है। तो मैंने कहा सर मैं तो यही ठीक हूँ। तो क्या रुबीना ये सब चीज़ें बाद में सोचना, अपने अंदर जो कैलिबर है पहले उसको यूज़ करो, तुम यूपीएससी दो। और मैं बताऊं कि जिस दिन मैंने मन बनाया कि रुबीना आज यूपीएससी करेंगे उसी दिन मेरा इंदौर ट्रांसफ़र हो गया। इंदौर ट्रांसफ़र हो गया और इंदौर में इतना काम है कि यहाँ अभी मेरे को समय निकाल पाना, खैर मेरे पास समय है अभी। इंदौर का मेरा अपना 10 ईयर पूरा करके अगर मेरे को कोई ऐसी लूप लाइन पोस्टिंग मिल गई तो फिर मैं यूपीएससी पक्का निकाल लूँगी, ये मुझे मालूम है। अगर मेरे एज रहते मुझे कोई लूप लाइन में अब किसी ने भेज दिया, फील्ड में हूँ तब तक तो मैं तैयारी नहीं कर रही, फील्ड में हूँ तो मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत चलता है कि अब यहाँ हो गए आईपीएस कब होंगे, मैंने कहा नहीं आईपीएस दूर, मैं तो डीएसपी भर्ती हुई, पहले मेरे को ये एंजॉय करने दो। आज हम जहाँ हैं पहले हम उसको एंजॉय कर ले, हम वहाँ जो यहाँ हैं उतना तो काम कर ले पहले,
यही सोचते रह जाए प्रमोशन, वो सब आप बाद में। मैं क्या कह रही हूँ, अभी तो इतना बड़ी जो कुश्ती आपके सामने पड़ी उसको लड़ो, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो असली कुश्ती फिर चालू होगी, है ना। जब मैं सिलेक्शन हुआ था तो मेरे को बहुत सारे लोग मिलते थे, पूछते थे कि ना कैसा लग रहा है। मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग जीत ली। तो कहते बेटा अभी जंग जीती नहीं है, अब तो चालू हुई है। वाकई अब एहसास होता है कि अब पता नहीं क्या क्या चीजें चलती रहती है, जो बाद में देखेंगे अपन। अभी सबसे पहली चीज आप लोगों के पास जो है वो क्या करना है, सिलेक्शन के लिए जिद ठानना है। जिद्दी हो जाओ कि मुझे बस अगले साल अगली पीएससी में मैं निकालूंगी। बस जिद्दी हो गए तो सब कुछ हो जाएगा। जिद के आगे सब चकनाचूर है। अगर आपने सोच लिया तो आपका मोबाइल साइड में हो जाएगा, आपके दोस्त साइड में हो जाएंगे, आपके घर की शादियां वादियां, टाइम वेस्ट करना है सब साइड में हो जाएगा। और जो टीचर बता दे कि ये पढ़ना है बस वही दिखेगा। और सही कह रही हूँ कि एक ही मंत्र है कि किसी एक को मार्गदर्शक मान लो और जो बता रहे हैं बस उसी राह पे चल पड़ो, क्योंकि घर बैठ के ये सब नहीं होगा तुमसे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत। मैम से आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम जैसे प्री और मेंस की तैयारी तो हर कोई करता है, बट इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई नेगलेक्ट कर देता है। तो ऐसी क्या चेंजेस हमको अडॉप्ट करने चाहिए जो हम हमारी पर्सनालिटी में जो अभी से ही हम लेकर चलें, जिससे हमको इंटरव्यू में हेल्प मिले? बहुत सही क्वेश्चन बेटा, मैं भूल गई थी इस सड़े से क्वेश्चन को बताना, जो हमारे बच्चों को बिल्कुल सड़े से क्वेश्चन इन द सेंस कि सबसे बड़ा डर इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, क्या करेंगे। मतलब इतना, जितना पीएससी की मेंस निकालने का डर नहीं होता ना, उतना उस इंटरव्यू का डर होता है। ये मैंने भी जाना है। एक इंटरव्यू देके मैंने भी ये जाना, हम कितनी तैयारी करके वहां पहुंच जाए वहां कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप में बात कर रहे हैं, कुछ भी बात निकल जाएगी, हम विकिपीडिया थोड़े ना है। दूसरा, आपने इंटरव्यू के मार्क्स देखे कितने 150, 175, और मेंस के मार्क्स कितने 1400। कितना परसेंटेज होता है टोटल आपकी, कितने की हुई? 20 to 25% भी नहीं है, 17-18% आता है आई थिंक। इतना ही आता होगा सर, मुझे जहां तक याद है 17-18% है कुछ। अगर तुमने अपनी मेंस को उतने अच्छे से कर लिया ना, तो देखो हम पर्सनालिटी तो बना ही नहीं सकते, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, है ना। जो हमारे अंदर से बचपन से हमको जैसा बड़ा किया, जैसा बोलना सिखाया, जैसा चलना सिखाया, अब तुम कहोगे हम ऐसे चलते और थोड़ा ऐसे चलने लगे तो वो और कार्टून दिखेंगे हम। बेटर है हम जैसे हैं हम वैसे रहें। हमारे बस में जो है हम वो कर ले। इंटरव्यू एक हमारा हर्डल बनेगा ना, तो कितने मार्क्स है 175, इधर 1400 को कवर करो तुम, कुछ नहीं होगा उस इंटरव्यू में तुम्हारा। उसे मिनिमम मार्क्स तो देने पड़ेंगे, आधे मार्क्स तो वो मिनिमम दे ही देते है ना। इंटरव्यू में आज तक कोई फेल नहीं हुआ। इंटरव्यू जो है वो आपके मार्क्स की, आपकी पोस्ट डिसाइड करता है। फिर ये है कि ज्यादा मार्क्स मिल गए तो आप थोड़ा ऊपर चल जाओगे। अपने को तो क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, बाद में सोची जाएगी बाकी की तो। ठीक है, एक ही मौका थोड़े ना है, दूसरे भी पड़े। पहली बार में सिलेक्शन और एक बार इंटरव्यू में बैठ गए, दूसरी बार का डर ही खत्म। ठीक है, दूसरी बार में तो मैं कुछ पढ़ के ही नहीं गई, जाके बैठ गई। ठीक है लो सर, करना जो कर लो, जो पूछना पूछ लो, मुझे मालूम है कितने नंबर दोगे, 80-85 से ज्यादा नंबर तो मुझे देना नहीं है। ठीक है, मेरे को इतना ही ठीक है। ठीक है, तो ये डर भी मैं पहले ही खत्म करके चल जाऊँ कि इंटरव्यू का सोच के तो बिल्कुल मत डरना। एक दिन में आप अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। जितना हमने पीएससी में पढ़ा है वो क्या कम ज्ञान है जो अब उठपटांग से हम कुछ भी पढ़ने लगे। मैंने देखा लास्ट टाइम जब इंटरव्यू आता है तो पता नहीं और क्या क्या पढ़ने लगते हैं हम जब जाएंगे तो वो सीढ़ियाँ गिन के जाएं, ये गिन के जाएं, वो बता रही हूँ। ये सारी बेवकूफ़ी मैंने भी पहली बार में की थी, दूसरी बार में मुंह उठा के चले गए थे, जितने देने दे लो। हमारे मेंस में अच्छे खासे मार्क्स है और उसने मेरी पोस्ट बना भी दी थी। आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना मेंस जितना स्ट्रांग है आपकी पोस्ट कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मिनिमम भी मिले उधर तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है,
अच्छा, मैडम का क्वेश्चन है कि मैडम आपने घर के काम के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज की? सब कुछ होता है, सब कुछ। मैंने क्या की कि हम एक वो पथ पे निकल रहे हैं, पीएससी में नहीं जाना है। आज यहाँ आके वो सारे पीछे पुराने क्वेश्चंस को समझ में पाती हूँ मैं कि घर के काम के साथ अपनी पढ़ाई को जैसे तैसे अपना समय खींच पाना, उसमें से जल्दी जल्दी इसको निपटाएं तो ये कर पाएंगे, कि कोई दूसरा काम ना बता दे तो हम अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, चुपचाप अपने कमरे में जाके बैठ जाए तो अपनी किताबें खोल पाएंगे। पर घंटों तक पढ़ाई करना कोई काम का नहीं, ये भी बात है। क्वालिटी टाइमिंग होना चाहिए। जब आपका मन शांत है ना, आप भले ही 2 घंटे पढ़ोगे तो काम का है, और नहीं तो 10 घंटे भी किताबें खोल के बैठे रहोगे, कोई काम का नहीं। तो क्वालिटी टाइम इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी टाइम। ठीक है, तो अगर 2 घंटे भी हमने शांति से कि हाँ सब काम खत्म करके आप 2 घंटे मेरे पास, अब कोई नहीं छेड़ेगा मुझे, तो नहीं तो दिन भर एक गाना कि मुझे कहाँ पढ़ाई करना, तो ना काम होना ना घर होना। ठीक है, तो अपना काम खत्म करो। यही है ना कि झाड़ू बर्तन पोछा खाना, और क्या आएगा। करके खत्म किया, अब शांत है, अब हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब अपन पढ़ने बैठ जाओ। सर मैं ये बोल रहा था कि सर रिवीजन करने, मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन किस वे में किया जाए, क्योंकि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, फिर शुरू से फर्स्ट चैप्टर उठाने लगते हैं, फिर सेकंड चैप्टर। तो ये बताइए, इस पे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, कैसे किया जाए ये कंप्लीट। अच्छा, सबसे पहले तुम क्या ज्वाइन किया? मेरे एक ही क्वेश्चन, मुझे एक ही चीज बताई थी। मुझे तो मतलब ऐसे मेरे शब्द, गुरु के शब्द ऐसी कैसी दिखते हैं अभी, मतलब पूरे दिखते हैं। उन्होंने कहा था तुम पीएससी को जानो पहले कि पीएससी है क्या, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले अगर आज से कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो वो ये करना कि पिछले टेस्ट पेपर उठाना। बहुत बड़ा टिपिकल काम बता रही हूँ, और बहुत ही ऐसा लगेगा क्या मक्खी मारू काम है, क्या बता दिया मैडम, कुछ भी बता रही थी। अब उसमें से आप क्या करना, पूरे क्वेश्चन पढ़ना। ये हिस्ट्री का मेरे, अच्छा ये ऐसा करवाया मेरे सर ने, मुझसे खुद से एनालाइज करवाया कि अच्छा तुमको जितना समझ में आ रहा है ना उतना करना। ये पेपर सामने रखो और इसमें से हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग करो, ज्योग्राफी के अलग करो, पढ़ती जाना, जितना बने आंसर पेंसिल से टिक कर लेना और क्वेश्चन अलग अलग कर लेना। तो उस समय मैंने खुद ने एनालाइज कर लिया 10 साल के पेपर में कि ज्योग्राफी से कितना परसेंट आता है, हिस्ट्री से कितना परसेंटेज आता है। ये दूसरा, जब जैसे ही 10 साल के पेपर पढ़ लिए तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब जैसे रिवीजन करने जाते हैं ना, तो वो आंखें वहीं जाती है। तो आपको पुराना भी देखना बहुत जरूरी है उसके लिए। अगर आपने पुराने पेपर्स देख रखे होंगे ना, तो बहुत ईजी होगा आपको फिर से उसको रिवाइंड करना। मैम एक क्वेश्चन और, मैम पेपर में जो धैर्य होता है, पेशेंस कैसे मेंटेन करें मैम, आती हुई चीजें भूल जाती हैं। अरे भयानक मतलब जो हड़बड़ी हमारे अंदर उस समय मची होती है ना, वो वाकई बहुत खतरनाक है। क्योंकि जिस समय आपको मतलब आपको ऐसे आंखें उठा के देखने का भी टाइम नहीं होता मेंस लिखते समय। कितनों ने मेंस दिए? अभी सब नए, वेरी गुड, बिल्कुल स्टार्टिंग है तो बिल्कुल अच्छा ही है। आप जब मेंस लिखने होते हैं ना, तो आपकी पूरी नसें खिंचाने लगती है, पूरा मतलब आप स्पीड इतनी खतरनाक होती है कि यहाँ ना टेंशन सा आने लगता है, हाथ में बिल्कुल स्ट्रेस आने लगता है। उसके बाद फिर आप अपनी गर्दन ऊपर भी नहीं उठा दे सकते। और वो चीटिंग वाली बात तो पता नहीं कौन बोलता है कि पड़ोसी का देख लेते, साला अपने से ही फुर्सत नहीं होती, दूसरे का क्या झांकने जाएंगे। भयंकर, मतलब वो प्रेशर बहुत खतरनाक होता है। और वो प्रेशर सिर्फ एक ही चीज से खत्म किया जा सकता है कि आप जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज देते जाओगे, आपका वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक तो आंसर को पॉइंट टू पॉइंट लिखना सीख जाओगे। इतना बड़ा आंसर है, उसको कैसे मिनिमाइज करें। एक ही आंसर लिखने में कई बार 15 मिनट हो जाते हैं। वहां आपको घड़ी देखते जाओ, बस घड़ी ऐसे है कि इसका। अच्छा, ये मेरी एक ट्रिक भी थी कि मैंने टाइम को बांट लिया था कि मुझे इस क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना, इस क्वेश्चन को इतना ही। तो ऐसे पेन भी चलते रहता था और ऐसे ऐसे घड़ी भी चलती। तो अगर आपने उसको टाइम से बांट लिया ना, तो जैसे आप बाहर जाने लगोगे तो ये समझ लो कि आपका पीछे का पेपर छूटा। और मेंस में मेरा मतलब अब पर्सनली सबके अलग अलग हो सकते हैं, या आज का समय के हिसाब से पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप पूरा पेपर अटेंड करके आ गए तो कोई ना कोई पोस्ट तो मिल जाएगी। पूरा पेपर अटेंड होना चाहिए, और जो नहीं हो पाता, आखिर के क्वेश्चन सबके छूटते हैं। मोरल डाउन तो सबका होता है। फिर अगला जब टेस्ट आता था तो उसकी तैयारी उतनी ज़्यादा तैयारी से होती है कि यार ये बहुत नीचे आ गए, अपन एकदम से गिर रहे हैं, अपन फिर से चलना है अपने को ऊपर की तरफ। अच्छा, टेस्ट सीरीज को आप अपनी एग्जाम मान लो, आप उसमें ऊपर की तरफ पढ़ना सीख लो। अगर आप अपनी, मैं बता रही हूँ, कोचिंग की टॉप 5 में हो ना, तो आप सिलेक्शन के करीब हो, और नीचे हो तो भूल जाना कि सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप जब आपके कोचिंग के बच्चों के कंपटीशन में टॉप 5 में नहीं आ पा रहे, तो एमपी में क्या आओगे? तो अपनी जगह उस टॉप 5 में बनाने की कोशिश करते रहो, ठीक है?
और कोई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी, अगला इधर से उठा लेना। हाँ, फीस कैसे मैनेज की, सबके सब्जेक्ट कैसे मैनेज किए? मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने प्री में जो किया कि वेटेज देख लिया कि किस सब्जेक्ट का, ये एनालिसिस टीचर तो आपको देते ही देते हैं, खुद का भी एक एनालिसिस मैंने शुरुआत में कर लिया था कि ये इस सब्जेक्ट से इतने आता है, इस सब्जेक्ट से इतना, इस सब्जेक्ट से इतना। मेन जो वेटेज जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा है आप उसको इतना फोकस करो। मैथ्स मालूम है 2 क्वेश्चन आने हैं तो पूरा सारा मैथ्स पढ़ के क्या करना है, और वाला क्वेश्चन उठा लेंगे या जो भी है। मतलब मेरा ये मानना है कि जितना पूरा टाइम अब मैथ्स में देने की क्या जरूरत है। मतलब एक शायद कोई 3rd पेपर होता है उसमें 3-4 सब्जेक्ट है, CSAT भी होता है उसमें, और उसके अलावा साइंस भी है और भी है। तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। वेटेज देख लो कि कितना आता है, वो आपके पास एनालिसिस टीम होती है। यही तो कह रही हूँ, कोचिंग का यही फायदा है कि आपको हर चीज ऐसे सर्व की जा रही है। वीक सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, सबसे ज्यादा उसी पे फोकस करें, और दूसरा उसकी प्रैक्टिस पहले ही कर ले, लास्ट में मत करना। ऐसे राइटिंग को जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा। खुद कर करके कोई भी टॉपिक उठा लिया, अभी अखबारों में क्या चल रहा है उसको देख लो, और उसके ऊपर सब आप पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी चीज जब पढ़ रहा हो तो उसको फिर पॉइंट टू पॉइंट कैसे लाओगे वो देख लो। मेरे हिसाब से टाइम ज्यादा हो रहा है, समय के अभाव के कारण थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको। हाँ, बस ठीक है यार, है ना? थोड़ा ठीक सा है। समय के थोड़ा मार्जिन है। चलिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ ही दिन पहले हमने MPPSC का मॉक टेस्ट अरेंज करा था, और उन विद्यार्थियों को आज हम सम्मानित करना चाहते हैं और जिन्होंने 1st, 2nd और 3rd रैंक प्राप्त करी। तो मैम, मैं चाहूँगा कि आज उन विद्यार्थियों को सम्मान आपके हाथों से दिया जाए। पहले रैंक पर आने वाले हैं शुभम शर्मा जी, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। शुभम शर्मा जी, शुभम शर्मा जी ने मॉक टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करा। अब मैं 2nd प्राइज के लिए दिलीप सिंह जी को बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने मॉक टेस्ट में 2nd रैंक हासिल करी है। दिलीप सिंह जी। 3rd प्राइज के लिए राजेंद्र बघेल जी को बुलाना चाहूंगा। अगली कड़ी में मैं सर को बुलाना चाहूंगा, और हमारी आगामी जो MPPSC की बैचेस आने वाली हैं सर, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सर प्लीज आइए। थैंक यू देवेंद्र सर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, कार्यक्रम हमारा जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा, लेकिन मुझे एक बात की पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। हाँ या ना? कुछ सीखने को मिला, और इसको इम्प्लीमेंट करोगे या हर बार की तरह इसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे, है ना? देखिए, जो सारी बातें हम क्लास में आपको बताते हैं, और आज आपको जब मैम ने बताया तो आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें तो हमें कहीं ना कहीं पता है। और एक चीज जो हमेशा मैंने पहले भी कहा है कि नॉलेज कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हर व्यक्ति को पता है कि सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ता है, हर एक को पता है कि एग्जाम को कैसे निकालना है, लेकिन एग्जाम निकालता कौन है? जो उन चीजों को इंप्लीमेंट करता है ना? तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैम ने बताया भंवरकुआ, अब देखो भंवरकुआ को किस चीज से जाना जा रहा है ना? तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है कि आगे हम यहाँ पे इतना अच्छा माहौल क्रिएट करें, इतनी अच्छी रैंक्स दें, इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हों कि आगे वो एक मिसाल बननी चाहिए कि भंवरकुआ पे अब बच्चे दिखाई नहीं देते, सीधे सिलेक्शंस हमें दिखाई देते हैं, सीधी रैंक्स हमें दिखाई देती है। तो ये कमिटमेंट आप लोगों से चाहिए कि इतनी मेहनत करें कि लाइन लगना चाहिए जॉब की। और मैम से आप बहुत चीजें इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं कि कैसे मैरिज के बाद एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी, उसके बाद एक एक नहीं कई सारी एग्जाम्स निकाली, कई सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैम ने अभी केवल प्रिपरेशन का अपना एक हिस्सा बताया है, बहुत सारे ऐसे पक्ष रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जो इतनी आसानी से नहीं हुई हैं। लेकिन हर बार की तरह जो एक शब्द निकल के आता है कि जो जिद है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फोकस है, आपको दिख रहा है कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, तो फिर आपको इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता है, दिन और रात केवल आपको अपना टारगेट दिखाई देता है, और वही होना चाहिए, वही चीज आपको आगे लेकर जाती है। तो मैं एक बार MPPSC के हमारे जितने भी टीचर्स हैं, एक बार 2 मिनट के लिए जल्दी से आप सभी स्टेज पे आ जाइए।
तो सुबह 8 बजे कल से आपके सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी आप में से इंटरेस्टेड हैं क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे इंग्लिश मीडियम के बैचेस हैं, दोनों सेपरेट रहेंगे, तो वो सारी क्लासेस आपकी होने वाली हैं। और सारी जो व्यवस्थाएं हो या सुविधाएं हो वो बहुत अप टू द मार्क, टू द पॉइंट और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं इसमें सिलेबस बहुत वास्ट होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको उसमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेन से तो कैसे आंसर राइटिंग आपको करनी है, किन शब्दों का चुनाव करना है, कहां पे किस डेटा का प्रयोग करना है, ये सब चीजें एक एक्सपीरियंस से आती है जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। सो थैंक यू आप सभी को। और इसके बाद कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैम को क्योंकि जाना है, चीजें तो काफी सारी थी जो आपके साथ शेयर करनी है, बट मुझे लगता है कि मैम ने इतना सारा आपको बता दिया है कि वो काफी है। इसको आज आप लेके जाएं। आज सारी चीजों को, सारा जो कचरा है, सारा जो आपका भटकाव है, उसे आज आपको छोड़ के जाना है और आज से ही आपको अपने टारगेट के लिए बहुत जोरदार तैयारी शुरू कर देनी है। सो थैंक यू। अंत में मैं चाहूंगा कि मैम को एक मोमेंटो आदित्य सर के द्वारा दिया जाए। काफ़ी समय के बाद मुझे अपने ही चेहरों से मिलना बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत समय से मैं बिजी थी, मतलब हम लोगों की ट्रेनिंग बहुत दूर थी कहीं। तो आज एक तो भौर को जैसी मैं निकलती हूँ ना, तो मतलब ऐसा लगता है ये वही जगह है जहाँ से हम बने। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और आज आप लोगों से मिलके तो और बहुत अच्छा लगा। तो जितना एक्साइटमेंट आप में है उसको पूरा यूज़ करें, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आगे बजती रहनी चाहिए।